नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो चलिए, आज हम लोग नए लेक्चर पे चलेंगे और नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन हमने पढ़ा था हैमिल्टोनियन ग्रुप, तो हैमिल्टोनियन ग्रुप जो होता है उसे क्वार्टरनियन ग्रुप भी कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि जो हमारा हैमिल्टोनियन ग्रुप था, टोनियन ग्रुप या अबेलियन ग्रुप जो भी होगा, हैमिल्टोनियन ग्रुप जो था हमारा, अबेलियन ग्रुप नहीं था। क्यों नहीं था? वहाँ पर आप देख पा रहे थे कि आई इंटू जे जो हमारा आता था वो के आता था, लेकिन जे इंटू आई जो हमारा आता था माइनस किया जाता था। ठीक, तो यानी वो कम्यूटेटिव नहीं होल्ड करता था, इस वजह से अबेलियन ग्रुप नहीं था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्टरनियन ग्रुप भी, क्वार्टरनियन ग्रुप भी बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, दोनों एक ही नाम है, हैमिल्टोनियन और क्वार्टरनियन एक ही चीज़ का। तो ध्यान रखिए, कभी कभी क्वार्टरनियन ग्रुप के रूप से दे देता है तो लोग हैमिल्टोनियन केवल पढ़े रहते हैं तो नहीं लिख पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए हेडिंग लगाइएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग जेडीएम के बारे में चर्चा करेंगे। तो जेडीएम क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पता होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, डिफिनीशन लिख लेते हैं केवल। लेट, मान लेते हैं आर बी, लेट यक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम यक्स टू, या ऑन कर लीजिए क्योंकि उसी सेट पे होगा, तो ऑन यक्स, देन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, फर्स्ट क्या होगा हमारा, क्या होना चाहिए? आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर हमारा क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। एंड थर्ड क्या पढ़े थे आप लोग? आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, तो कोई भी रिलेशन कब इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा? जब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आर हमारा क्या हो जाए? रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो जाए, आर हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाए, आर हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाए, तब हम कहेंगे कि जो हमारा आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे बाद में। अब हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होते हैं, तो उसके बारे में लिखेंगे। तो लिखिए इक्विवेलेंस क्लासेज, इक्विवेलेंस क्लासेज। इक्विवेलेंस क्लासेस फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े थे, पता नहीं आप लोगों को कितनी क्लियरिटी आई थी इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा जो समझाया जा रहा है इक्विवेलेंस क्लास। सबसे पहले डिफिनीशन लिखिए इक्विवेलेंस क्लास की, लेट, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इक्विवेलेंस क्लास किसका निकलता है। अगर इक्विवेलेंस क्लास की चर्चा तभी की जाती है जब हमें क्या पता हो, इक्विवेलेंस रिलेशन पता हो किसी भी सेट का। तो यानी जो इक्विवेलेंस क्लास हम लोग निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं, किसी भी सेट के एलिमेंट का निकालते हैं, और तब निकालते हैं जब उस सेट पे कोई एक इक्विवेलेंस हमें क्या पता हो, रिलेशन पता हो। यदि हमें रिलेशन नहीं दिया गया है तब हम नहीं कह सकते हैं कि उसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। ठीक है, चलिए तो लिखिए लेट आर बी एन इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन set x एंड a बिलोंग्स टू कहाँ पर? x में, एंड a बिलोंग्स टू x, देन द इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इज डिनोटेड बाई, किस तरीके से डिनोट करते हैं? a के ऊपर बार लगा के अथवा इसे बड़े ब्रैकेट में लिख के। किसी भी एलिमेंट का जो इक्विवेलेंस क्लास होता है उस एलिमेंट के ऊपर बार लगा के एंड या ब्रैकेट में, एंड डिफाइंड एज, और कैसे डिफाइंड है उसको लिखेंगे, एंड डिफाइंड एज, दिख रहा है सबको? एंड डिफाइंड एज इस तरीके से कि ए बार इक्वल टू क्या लिखेंगे?
वे सभी यक्स किसके, यक्स के जो हमारा सेट है सच दैट कि यक्स का रिलेशन किससे हो जाए, यक्स का रिलेशन किससे हो जाए इस एलिमेंट से, यानी यक्स रिलेटेड टू ए, यानी उन सभी यक्स को लेना है जिनका रिलेशन किससे हो जाए, ए से हो जाए, बिलोंग्स टू आर। ठीक, और ये कहाँ बोला, अगर रिलेशन होगा तो इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग करेगा, आर में। यानी उन सभी एक्स को लेना है जिनका रिलेशन किससे हो, जिनका इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं उसके साथ उसका क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है कि एक्स कामा ए ही लिखें, आप इसको ए कामा एक्स भी लिख सकते हैं बिलोंग टू आर। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर, बात समझ में आई सभी का? तभी निकालेंगे हम लोग इक्विवेलेंस क्लास। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकलता है। एक सेट लेंगे, उस पर इक्विवेलेंस एक रिलेशन डिफाइन करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे इसका इक्विवेलेंस क्लास निकल रहा है। चलिए मानते हैं क्वेश्चन के रूप में देखते हैं तब, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। लेट मान लेते हैं कि यक्स हमारा क्या है 2, 4 एंड 6 एंड आर बी एन इक्विवेलेंस वैलेंस रिलेशन ऑन यक्स एंड डिफाइंड एज किस तरीके से डिफाइंड है हमारा आर, कि हमारा क्या कर रहे हैं हम, देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, आर का इक्विवेलेंस होता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो एंड सिमेट्रिक हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट सेट एक्स के हैं वो सारे के सारे खुद से रिलेशन में होने चाहिए, यानी 2, 2 होगा, 4, 4 होगा एंड 6, 6 होना ही होना चाहिए, पहली कंडीशन। अब हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक तो ये सिमेट्रिक है ही, चाहे इतना छोड़ दें लेकिन और कुछ एलिमेंट डालते हैं ताकि ईजी ना रहे। तो मान लीजिए हम 2 का 4 से कर दे रहे हैं, तो 2 का 4 से करेंगे तो इसका मतलब ये 2 का 4 से हो गया, तो यानी सिमेट्रिक भी बनाने के लिए हमें 4 का 2 से करना होगा, यानी 4 का 2 से। अब देखिए 2 का 4 से हो गया, 4 का किससे 2 से हो गया, तो यहाँ से देखिए 2 का 2 से है एंड 2 का 4 से है, तो 4 का 2 से है तो 4 का 2 से है। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमने बना लिया। अब हम बात करते हैं किसी, मान लीजिए हम अब इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, किसका निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का। तो 2 हमारा एक्स में है, तो अगर कहेंगे तो 2 का अगर इक्विवेलेंस क्लास पूछेंगे क्या होगा, तो इस तरीके से पूछेंगे 2 का इक्विवेलेंस क्लास। तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वे सभी एक्स किसके सेट एक्स के सच दैट जिसके लिए एक्स का रिलेशन किससे हो जाए, एक्स का रिलेशन 2 से, अगर 2 का इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं एंड यह क्या मिला करना चाहिए, आर में, इस तरीके से। तो देखिए एक्स का रिलेशन कहाँ पर है, 2 से है, तो उन सभी एक्स को ढूंढिए जिनका रिलेशन 2 से हो। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 का रिलेशन कहाँ पर है, यहाँ देखिए 2 से है, तो यानी ये 2 आ जाएगा। और देखिए कहाँ पर है, इधर देखिए 2 दूसरे कोऑर्डिनेट में, ये देखिए 2 है, तो 2 का रिलेशन कहाँ पर है, 4, यानी 4 का भी रिलेशन किससे है, 2 से, तो यानी 4 को भी ले लेंगे। और कोई एलिमेंट बचा नहीं है, यानी 2, 4 इसके इक्विवेलेंस क्लास में 2, 4। और ये भी ध्यान रखिएगा जो इक्विवेलेंस क्लास आता है वो एक क्या आता है, एक सेट आता है। क्लियर, तो कभी भी पूछा जाए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, सेट होता है कि नहीं, तो क्या होता है, एक सेट ही होता है। तो हमें एक सेट मिला। अगर यहीं पर 4 का इक्विवेलेंस क्लास की बात करें तो 4 का जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा उसको कैसे लिखेंगे, वे सभी एक्स सच दैट, एक्स बिलोंग टू कहाँ से, एक्स में सच दैट जिसके लिए एक्स का रिलेशन किससे हो जाए, 4 से हो जाए, और ये कहाँ बिलोंग करे, उस रिलेशन आर में। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बताइए, तो उन सभी एक्स को ढूंढिए जिनका रिलेशन 4 से है, तो 4 का देखिए किससे है, 4 से, तो 4 का 4 से है एंड और कहीं है 4 का यहाँ पर है 2 से, तो 2 से करेंगे, तो 4, 2। और साथ में और किसकी बात करें, 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेते हैं। 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 का इक्विवेलेंस क्लास, यहाँ लिखेंगे वे सभी एक्स किसके, एक्स के सच दैट जिसके लिए एक्स का रिलेशन किससे हो जाए, 6 से। तो चलिए निकालिए एक्स का इक्विवेलेंस क्लास, तो एक्स का क्या आएगा, 6 का, तो 6 को ढूंढिए, 6 का क्या है, केवल 6 है। अब तीनों को ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ देखिए जो 2 का इक्विवेलेंस क्लास में क्या आ रहा है, 2 एंड 4 आ रहा है, और 4 की इक्विवेलेंस क्लास में 4, 6, 4, 2 आ रहा है। तो यहाँ देखिए 2 के इक्विवेलेंस क्लास में जैसे ही 4 आया, तो 4 का इक्विवेलेंस क्लास निकालने पे इसके बराबर ही इक्विवेलेंस का आ गया, इक्विवेलेंस क्लास आया। यानी कि अगर कोई भी सेट, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अभी एक प्रॉपर्टी भी लिखाएंगे इसकी तो आप समझ जाएंगे। अगर किसी भी सेट के इक्विवेलेंस, किसी भी एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सभी का इक्विवेलेंस क्लास उस इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होता है। यानी मान लीजिए कोई हम एक्स ले रहे हैं, एक्स का जो इक्विवेलेंस क्लास आ रहा है, मान लीजिए एक्स तो आएगा ही आएगा। और ये भी ध्यान रखिए, यहाँ से देखिए 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं तो 2 खुद भी अपने इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा है, एंड 4 का भी इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे थे तो 4 भी अपने इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा था, एंड 6 का भी इक्विवेलेंस क्लास निकाले थे तो 6 भी अपने इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा था। और यहाँ से ये देख रहे हैं कि 2 के इक्विवेलेंस क्लास में 4 आ गया,
तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, जो 4 का अब इक्विवेलेंस क्लास आएगा ये 2 के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आएगा। तो यहाँ देखिए 4 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आ रहा है 4, 2 और 2 भी यहाँ आ रहा है, इसका मतलब 2 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा 4 के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा। लेकिन यहाँ 6 का देखिए यहाँ 6 नहीं था, इस वजह से अगर 6 का इक्विवेलेंस क्लास निकाले तो केवल 6 आया और इसके अलावा कोई एलिमेंट और आता तो देखा जाता, लेकिन नहीं आया, यानी ये दोनों देखिए डिसजॉइंट है। यानी इन दोनों में या तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहा है या तो दोनों बराबर हो जा रहे हैं। यानी एक भी एलिमेंट दो इक्विवेलेंस क्लास में बराबर कॉमन हुआ तो इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अभी आगे सारी प्रॉपर्टी करेंगे। यानी अगर मान लीजिए x है तो x तो आएगा ही इक्विवेलेंस क्लास में। यहाँ से देख पा रहे हैं कि कोई भी इक्विवेलेंस क्लास खुद को क्या करता है, कंटेन करता है। तो x हो गया जिसका इक्विवेलेंस क्लास, अगर 4 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं तो इसके इक्विवेलेंस क्लास में 4 आएगा। तो x से मान लीजिए बहुत सारे x आ गया, मान लीजिए x2 आ गया एलिमेंट, x3 एंड x4, हम एक तरीके से जनरली ले रहे हैं। अगर इसमें x1 x2 x3 एंड x4 आ गए हैं तो इसका अगर x1 की इक्विवेलेंस क्लास की बात करें, x2 की इक्विवेलेंस क्लास की, x3 एंड x4 की इक्विवेलेंस क्लास की बात करें तो इसके इक्विवेलेंस क्लास में इनका भी निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, x बार के ही बराबर आएगा। ठीक, तो अभी आगे प्रॉपर्टी लिखाएंगे लेकिन इसको ध्यान रखते रहिए। तो x1 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा, x2 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा, x3 का इक्विवेलेंस क्लास होगा, x4 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा और सबके सब क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गया सभी को? चलिए मिटा दें। चलिए अब प्रॉपर्टी लिख देते हैं। जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास होता है वो 5 ही नहीं होता है, तो कभी कभी प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है फर्स्ट ईयर में कि जो इक्विवेलेंस क्लास होता है वो नॉन इम्पटी होता है, यानी इम्पटी सेट कभी नहीं होता है। यानी कि प्रूव दैट जो इक्विवेलेंस क्लास होता है किसी भी इक्विवेलेंस, ये जनरली ये है, वो कभी भी इम्पटी सेट नहीं होगा। ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? हम जानते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास किसका निकलता है, जब हमें क्या पता होता है किसी सेट के एलिमेंट का, और उस सेट में हमें क्या पता होता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस जो हमारा R होता है, R इज क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। बिकॉज क्यों रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि R हमारा क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R जैसे ही रिफ्लेक्सिव होगा तो एक लेट R इज रिफ्लेक्सिव, तो अगर ए कामा ए कहाँ चला जाएगा बताइए, मान लीजिए लेट ए बिलोंग्स टू कहाँ पर, x, एंड R क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन x, और जो हमारा R क्या है वो x क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो देन यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, जो a कामा a है वो तो खुद में होगा ही होगा, क्योंकि x में जितने भी एलिमेंट उनका तो होगा ही, तो a कामा a भी कहाँ होगा, R में। क्लियर? और a कामा a R में हो गया तो जो a का इक्विवेलेंस क्लास होगा बताइए वो क्या इंप्लाई करेगा। तो a के इक्विवेलेंस क्लास में क्या होगा, a के इक्विवेलेंस क्लास में भैया a के जो इक्विवेलेंस क्लास होगा उसमें तो a आएगा ही आएगा ना, क्योंकि अगर देखिए a का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, वे सभी x किसके, x के सच दैट जिसके लिए क्या हो, x का रिलेशन किससे हो जाए, a से हो जाए। तो एक x की जगह पे a तो हमारा है ही ना, तो a तो आएगा ही आएगा ना, बाकी एलिमेंट आए ना आए उसके बारे में हम बाद में बात चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा एक एलिमेंट a तो आएगा ही खुद, यानी a तो कम से कम आएगा ही। तो a कहाँ चला जाएगा, एक इक्विवेलेंस क्लास में। इसका मतलब जो हमारा a का इक्विवेलेंस क्लास होगा कभी भी इम्पटी नहीं होगा। क्लियर? यही हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। ठीक, समझ में आया सभी को? चलिए अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेज। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेज, या इक्विवेलेंस क्लास भी लिख सकते हैं, क्लासेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ से लेट x बी, लेट R बी एन इक्विवेलेंस, लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन x, और जहाँ पर हमारा x नॉन इम्पटी है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, ऑन x एंड a कामा b बिलोंग टू x। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा कि जो a का इक्विवेलेंस क्लास होगा वो b के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा, इफ एंड ओनली इफ जब a का इक्विवेलेंस क्लास b के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है। ठीक, तो बड़े ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, या अगर बाहर करना चाहें यहाँ से, या सॉरी a का इक्विवेलेंस क्लास b के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा जब a कामा b का हो आपस में रिलेशन में हो। इफ एंड ओनली इफ का मतलब अगर ऐसा भी होगा तो ऐसा हो जाएगा, यानी दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेशन में है तो यानी उन दोनों का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा इनके बराबर होगा।
समझ में आया? यानी इसका मतलब अगर लिखना चाहे तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज करके ए का इक्विवेलेंस क्लास बी के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा, दिस इफ एंड ओनली इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मतलब कि ए बार इक्वल टू बी बार, यानी ए का इक्विवेलेंस क्लास बी के बराबर होगा, तो ये इंप्लाई करेगा कि ए कामा बी कहाँ बिलोंग टू आर में। और साथ में अगर ये कह दें कि ए कामा बी बिलोंग टू आर में, तो इसका क्या मतलब है कि जो ए का इक्विवेलेंस क्लास होगा वो बी के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा। ठीक, तो इस तरीके इफ एंड ओनली इफ का मतलब इधर से इधर इंप्लाई होगा, इधर से इधर। क्लियर है सबको बातें? और साथ साथ में ये भी ये डिनोट करता है कि ए के इक्विवेलेंस क्लास में अगर कोई एलिमेंट आ गया तो जो उनका इक्विवेलेंस क्लास होगा उन सभी एलिमेंट का वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यहीं से रिजल्ट निकल के आता है। जैसे मान लीजिए ए के इक्विवेलेंस क्लास में हम मान ले रहे हैं कि x1 है, ये तो आएगा ही आएगा, आप जान ही रहे हैं x1 है, x2 है, x3 है एंड x4 है। क्लियर? तो ए के साथ इसका इक्विवेलेंस क्लास जब हमने निकाला था, ए बार का जब हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे थे, तो x1 कब आया होगा, इसको देखिए। जब हम कह रहे हैं कि ए एंड बी का इक्विवेलेंस क्लास बराबर है, तो कह रहा है कि ए एंड बी क्या होंगे, आर में होंगे। ठीक, और कह रहा है कि अगर ए एंड बी एक दूसरे रिलेशन में है तो उनका इक्विवेलेंस क्लास बराबर होगा। ठीक, इसका प्रूफ भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में था। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे x1 कब इसके रिलेशन में आया होगा, ए बार के साथ कब रिलेशन में आया होगा, जब हमारा क्या रहा होगा, ए कामा एक्स कहाँ रहा होगा, जब रिलेशन में रहा होगा तभी तो आएगा। क्लियर है? ए अगर इसके इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा है तो ए कब होगा इसके रिलेशन में, जब ए इससे रिलेशन में रहा होगा। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को बातें? किसी को कोई दिक्कत है? तो ए कामा एक्स कहाँ होगा, इसके रिलेशन में, और इसके रिलेशन में रहे होंगे तो एक्स का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो भी किसके बराबर आ जाएगा, ए के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आ जाएगा। यानी अगर एक दो रिलेशन यहाँ से देखिए, कह रहा है कि अगर ए का बी के रिलेशन तो इन दोनों का इक्विवेलेंस क्लास बराबर आएगा। तो यानी ए कामा एक्स आर में रहे होंगे, तो यानी अब यहाँ से अगर दो एक दूसरे के क्या है, रिलेशन में है, तो यानी एक्स का इक्विवेलेंस क्लास और ए का इक्विवेलेंस क्लास बराबर हो जाएगा। साथ साथ अगर ये x2 भी इसमें है तो इसका मतलब ए कामा x2 भी कहाँ रहा हुआ है, x2 कामा ए भी आर में रहे होंगे, तभी तो हम लिख पाए हैं ऐसा। यानी ए का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो x2 के भी बराबर होगा। और ठीक x3 के लिए भी करेंगे तो ऐसे ही आएगा, x3 ए बिलोंग टू आर, यानी x3 का भी जो इक्विवेलेंस क्लास होगा ए बार के बराबर होगा। आप देख रहे हैं सभी का इक्विवेलेंस क्लास ए के बराबर हो रहा है, यानी ये आपस में भी क्या है, सारे सारे बराबर हैं। यानी ए का इक्विवेलेंस क्लास, x1 का इक्विवेलेंस क्लास, x2 का इक्विवेलेंस क्लास, x3 का इक्विवेलेंस क्लास एंड x4 का इक्विवेलेंस क्लास। तो यहाँ से ये भी रिजल्ट पता चलता है कि अगर ए के इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी का इक्विवेलेंस क्लास ए के बराबर होगा, या इन सभी का आपस में क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास बराबर होगा। समझ में आ गया सभी को? चलिए, और हमने अभी एग्जाम्पल करके वो दिखाया था, तो जो हमने एक रिलेशन लिया था तो उसमें क्या देख रहे थे आप, कि जो भी एलिमेंट आ रहे थे किसी भी इक्विवेलेंस क्लास के, वो आपस में क्या हो जा रहे थे, बराबर हो जा रहे थे। ठीक, एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखिए। एंड प्रॉपर्टी 2 फर्स्ट हो गया है, सेकेंड हमारा है कि ए कामा बी यदि रिलेशन में नहीं है, इफ एंड ओनली इफ, तो इनका इक्विवेलेंस क्लास जो होगा वो क्या होगा, इम्पटी होगा। क्लियर? अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन में नहीं है तो या तो इनका इक्विवेलेंस क्लास इम्पटी होगा, क्या होगा, इनके इक्विवेलेंस क्लास इम्पटी होगा। इस बात का ध्यान रखिए, यानी उन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आएगा। जैसे हमने 6 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला था तो क्या आया था, 6, और जबकि यहाँ पर हमने निकाला था इक्विवेलेंस क्लास क्या था, 2 था, 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला था तो हम लोगों ने क्या था, 4 एंड 2 आया था। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंस क्लास आ रहा था। देख रहे हैं तो आप इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ए कामा बी रिलेशन है, और 2 हमारा 6 से रिलेशन में भी नहीं था, वहाँ पर देखे होंगे। तो 2 6 से जब रिलेशन में नहीं था तो इन दोनों का क्या आ रहा था, अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास आ रहा था। और इनका जैसे ही लेंगे इंटरसेक्शन, इन 2 बार इंटरसेक्शन 6 बार लेंगे तो भी क्या आएगा, इम्पटी आएगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, यानी कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेशन में नहीं है तो उनका इक्विवेलेंस क्लास भी क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। एंड थर्ड लिखिएगा, थर्ड जो हमारा है इक्विवेलेंस, लिखिएगा डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस, डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म और पार्टीशन ऑन यक्स। तो जो हमारा सेट यक्स है उस पर हमारा जो डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं वो पार्टीशन फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो इस थर्ड वाली लाइन को भी समझ लीजिए।
कि पार्टीशन आप लोग जानते हैं, पार्टीशन आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, पार्टीशन क्या होता है। कोई सेट यक्स है, इस पे इसी के पार्टीशन क्या होते हैं, जो भी पार्टीशन इस पे फॉर्म करते हैं इसी के क्या होते हैं, सबसेट। मान लीजिए इसके 3 सबसेट हैं, A1 A2 एंड A3, मान लीजिए A4, 4 सबसेट हैं इसके। तो इनमें से कुछ सबसेट इस पे पार्टीशन फॉर्म कर सकते हैं, नहीं भी फॉर्म करेंगे। तो पार्टीशन की कंडीशन क्या थी, अगर ये चारों इस पे क्या कर रहे हैं, पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं, तब कहेंगे आई मतलब A1 A2 A3, और आई कहाँ से वेरी करेगा, 1 2 3 एंड 4 तक, अगर 4 सेट ले रहे हैं तो जो आना चाहिए वो पूरा सेट आना चाहिए। और इंटरसेक्शन लेते थे किन्हीं भी दो का, आई इंटरसेक्शन AJ, यानी किन्हीं भी दो सेट का, डिसजॉइंट सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेते थे तो क्या आना चाहिए था, वो फाई आ जाना चाहिए था। यही था कंडीशन, जहाँ आई डज नॉट इक्वल टू, ऐसे ही कर लीजिए A इंटरसेक्शन J, यहाँ पर आई डज नॉट इक्वल टू J। यही था कि अगर दो सेट डिसजॉइंट है तब जो उनका इंटरसेक्शन आना चाहिए वो फाई आना चाहिए, तब हम कहते थे कि जो हमारा A1 A2 A3 A4 है एक्स पे क्या कर रहे हैं, पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक ले रहे हैं रिलेशन, अब आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ से पार्टीशन किस तरीके से फॉर्म करेगा। जैसे हमने वही रिलेशन ले रहे हैं 2 4 6 एक्स इक्वल टू हम ले रहे हैं, और आर इक्वल टू हमारा क्या था 2 2 4 4 एंड 6 6, और साथ में क्या था हमारा 2 4 एंड 4 2 था। और हमने जब इसका इक्विवेलेंस क्लास निकाला था 2 का, तो क्या आया था हमारा 4 2 आया था, एंड 4 का भी यही इक्विवेलेंस क्लास आया था, 4 2 ही आया था, एंड 6 का जो इक्विवेलेंस क्लास आया था वो 6 आया था। तो जो डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास है वो पार्टीशन फॉर्म करते हैं। तो डिसजॉइंट कौन कौन से हैं, ये वाला है, तो 2 बार एंड 6 बार जो है वो क्या करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, पार्टीशन। तो पार्टीशन कैसे फॉर्म कर रहे हैं, देखिए 2 बार इंटरसेक्शन 6 बार क्या आ रहा है, इम्पटी आ रहा है, लेकिन अगर यहीं 2 बार यूनियन 6 बार ले लें तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 यहाँ है, 4 एंड 2 यानी 2 4 एंड 6, और ये क्या है हमारा पूरा का पूरा एक्स, यानी 2 एंड 6 क्या फॉर्म कर रहा है, पार्टीशन किस पे, उस सेट एक्स पे। क्लियर। तो देख पा रहे होंगे यहाँ से एग्जाम्पल आपको दिख गया होगा पार्टीशन कैसे फॉर्म कर रहा है। बातें समझ में आ गई तीनों, तो इन तीनों को नोट कर लीजिए। एंड इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब कि हमारा क्या होता है कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलर रिलेशन, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलर रिलेशन से चर्चा करने के बाद देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलर रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि नहीं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलर रिलेशन। आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलर रिलेशन। ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी ज़रूरत है हम लोगों को। तो लिखिएगा कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन। तो कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलर रिलेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि जो कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलर रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस एक रिलेशन होता है। तो कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलर रिलेशन जो हमारा डिफाइन होता है वो किसके लिए डिफाइन होता है, इंटीजर्स यानी जेड के लिए डिफाइन होता है कि हमारा सेट क्या हो, जेड हो। तो हम जेड पे डिफाइन करते हैं क्या, हमारा कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलर रिलेशन। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो हम लोग डिफाइन करेंगे जेड पे, जब भी कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलर रिलेशन की बात की जाएगी तो हम क्या किस पे डिफाइन करेंगे, इंटीजर्स पे। तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो लिखिए लेट m be a fixed number, fixed positive इंटीजर। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि यम हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। यानी अगर यम की वैल्यू आप 4 ले लिए हैं तो अब 4 ही रहेगा, यम की वैल्यू 6 ले ली है तो 6 पे ही बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलर रिलेशन। फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एंड जेड बी a set of integers या ऐसे कह सकते हैं एंड, आप सेट तो जान ही रहे तो इसको लिखने के बजाय आप लोग लिखिए एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है हमारा, इंटीजर्स है। अब देखिए ए की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, और बी की भी वैल्यू पॉजिटिव एंड निगेटिव हो सकती है, लेकिन एम की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, देन A congruences B modulo, then A congruences B modulo M is defined as किस तरीके से डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड एज कि जो हमारा यम है किसको डिवाइड करे, a माइनस बी को, यानी a माइनस बी कहने का मतलब डिफरेंस। देखिए सीधी लाइन का मतलब होता है यम डिवाइड से माइनस बी,
अगर इसी को हम ऐसे कह दें यम, ऐसे तिरछी लाइन कर दे ए माइनस बी, तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी किसको डिवाइड कर रहा है, यम को डिवाइड कर रहा है। लेकिन इसका मतलब है कि यम किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी। ठीक, तो सीधी खड़ी लाइन है। कभी भी एग्जाम में तिरछी लाइन मत लिखिएगा कि सर गलती से तो खड़ी लाइन नहीं लिख दिया है तो गलत हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि यम को डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी, क्योंकि आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा यम डिवाइड्स मान लीजिए ए बटे बी, तो आप समझते हैं कि ए डिवाइड्स बी। क्लियर, ए को बी डिवाइड कर रहा है, ऐसा करता ही मतलब नहीं। इसका हम लोग लिख रहे हैं, अगर इसको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, कौन डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड बी डिवाइड कर रहा है किसको, ए को, तो ऐसे लिखेंगे बी डिवाइड्स ए, खड़ी लाइन लिखेंगे। क्लियर, तो यहाँ से जो हमारा कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है कि जो हमारा ए डिवाइड्स बी मॉडुलो एम। ठीक, देन ए कॉन्ग्रुएंसेस पढ़ा कैसे जाता है, ए बी मॉडुलो डिफाइंड एज, ऐसे लिखे हैं यहाँ पर, आप लोग मत मिटाइएगा, इज डिफाइंड एज, यहीं आगे लिख लीजिएगा ए सॉरी ए यहाँ पर क्या लिख रहे थे, यम डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक, अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ से लिख लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए, इसको क्या पढ़ा जाता है, रीड एज करके, रीड एज ए कॉन्ग्रुएंसेस, ए कॉन्ग्रुएंसेस, ए कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो यम। ठीक, ये पढ़ा जाता है। और इसका क्या मतलब है, इसको लिखेंगे यम डिवाइड्स ए माइनस बी। यम किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। स्मॉल ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। क्लियर, तो ये पढ़ा जाता है, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर हो गया सबको। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिटाए इसको। चलिए अब देखेंगे कि जो हमारा कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यहाँ से लिखिएगा नोट करके, या ऐसे स्टार बना के लिखिएगा कि लेट यम बी या फिक्स्ड इंटीजर, a fixed positive integer and RB a relation RB and RB a relation on Z। एक रिलेशन होगा Z on Z डिफाइंड एज तो किसको हम देखने जा रहे हैं, तो किसको देखने जा रहे हैं हम लोग, दिखाने जा रहे हैं कि जो हमारा क्या होगा कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन होगा वो किस तरीके का होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो हमने आर माना है, तो अब बताइए जो हमारा रिलेशन होगा कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन किस तरीके का होगा, डिफाइंड एज कि ए कामा बी कहाँ करें, डिफाइंड एज किस तरीके से कि ए का बी के साथ रिलेशन होगा, ए कामा बी, अगर ऐसे कभी भी लिखा है बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर में, इफ एंड ओनली इफ किस तरीके से कि हमारा क्या हो, यम डिवाइड्स ए माइनस बी। क्लियर, तो इस तरीके से अगर कोई रिलेशन है तो हम कहेंगे, सॉरी या तो ऐसे लिख लीजिए, इसको लिखने के बजाय ऐसे लिखिए, ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो डिफाइंड एज ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो यम। क्लियर है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हमने किस तरीके से अपना रिलेशन डिफाइन किया कि ए का बी के साथ रिलेशन तभी हो सकता है जब ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो यम हो जाए। और इसका क्या मतलब है कि अगर इसी को लिखना चाहे, जैसे हमने अभी लिखा था, इसी की जगह पे और करके इसी की जगह पे लिख रहे हैं, यानी कि यम डिवाइड्स क्या करते ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब यही होता है, ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो यम। क्लियर, तो दोनों बातें सेम ही है, तो दोनों चीजें लिख लीजिएगा और करके ऐसा, यानी ए का बी के साथ रिलेशन तभी है, रिलेशन तभी होगा जब हम कहेंगे, और हमें दिखाना है जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन। क्लियर है, बातें समझ में आ रहा है। इस रिलेशन किस तरीके से रिलेशन डिफाइन है कि यानी आर में वही सभी ऑर्डर पेयर होंगे एक्स क्रॉस एक्स के। जैसे कोई भी रिलेशन डिफाइन किया जाता है, मान लीजिए आर अगर कह दें, आर एक क्या है रिलेशन है किस पे, जेड पे, तो इसका मतलब क्या है, जेड क्रॉस जेड से ही तो एलिमेंट आएंगे हमारे, जेड क्रॉस जेड से किस में आएंगे, आर में। तो जेड क्रॉस जेड के वे सभी एलिमेंट आएंगे आर में
जिनके लिए हमारा क्या हो जाए, ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो यम, इस तरीके, यानी यम डिवाइड किसको करते हैं, ए माइनस बी को। यानी कि हम क्या लें, एक पॉजिटिव इंटीजर लें, यम फिक्स हो जो कि, और इस तरीके से कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो क्या करें, ये जो रिलेशन हमको मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा होता है कि कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन पे अगर कोई भी रिलेशन मिल गया, कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशन, क्योंकि और रिलेशन लिखा गया है, आर बी और रिलेशन, अब यहाँ फिक्स नहीं कर रहे हैं कोई रिलेशन, आप कोई भी रिलेशन कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन पे बनाइए, वो क्या होगा, इक्विवेलेंस ही रिलेशन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इसको हमको प्रूव करना है तो हमें क्या क्या दिखाना होगा कि हमारा आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, एंड आर ही क्या है हमारा, सिमेट्रिक है, एंड साथ में हमें दिखाना होगा आर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर हम ऐसा दिखा पाते हैं तो हम कहेंगे कि जो हमारा आर मिल गया किस पे, जेड पे, यानी जो हमारा कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन है, हम क्या करें यहाँ पर, हमारा रिलेशन क्या है, यही रिलेशन है। तो कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन क्या है हमारा वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा फॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, वैलेंस रिलेशन। हम क्या करेंगे, आर को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे, तो फर्स्ट लिखेंगे इसमें आर इज रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले किसको दिखाएंगे कि हमारा आर क्या है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्लियर, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना होगा कि कोई भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट किसमें है, जेड में है, वो सारे के सारे कहाँ पर हो जाए, इसमें हो जाए। क्लियर, हम मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू कहाँ पर, या मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू जेड सच दैट, इस तरीके से है कि ए कामा ए कहाँ चला जा रहा है, सॉरी हमें दिखाना है कि कोई भी एलिमेंट अगर जेड मिले तो हमें क्या दिखाना जाना चाहिए कि ए कामा ए कहाँ चला जाना चाहिए, आर में चला जाना चाहिए। क्लियर, क्लियर है, यही बातें हैं, हमको यही दिखाना है रिफ्लेक्सिव में। तो यहाँ से मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी जेड, जेड में कोई एलिमेंट ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग हमें दिखाना होगा कि ए कामा ए कहाँ चला जाना चाहिए, आर में। अगर आर में चला जाएगा, और आर में कब जाएगा, इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब हम दिखा दें कि ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो यम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हमारा, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है हमारा कि ए डिवाइड्स, सॉरी यम डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर हम दिखा दें यम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, यानी ये पे क्या है हमारे, क्या दिखाना है, ए रिलेटेड टू ए मॉडुलो यम। हमें क्या दिखाना है यहाँ से, इफ एंड ओनली इफ, हमको दिखा देना है कि एफ डिवाइड करे किसको, ए माइनस बी, ए माइनस ए को। और ए माइनस ए को डिवाइड करेगा, इसका मतलब हमें दिखाना है कि ए एम डिवाइड करे जीरो को। तो एम जीरो को डिवाइड करेगा, क्योंकि जीरो को सभी इंटीजर्स डिवाइड करते हैं, तो ये हमें प्रूव करना है, तो हम दिखा सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा देन तब ए माइनस ए क्या होगा, बताइए, जीरो के बराबर होगा। आप जानते हैं कि दो सेम नंबर को क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आ जाता है, जीरो। तो दो इंटीजर्स हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करें तो जीरो आ जाएगा। अगर जीरो आ जाएगा तो ए माइनस बी है, एज क्या है हमारा, जीरो आ गया। क्लियर, ए माइनस बी हमारा क्या आ रहा है, जीरो। ऐसा लिख सकते हैं ना कि अगर ए इसमें बिलोंग कर रहा है तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो बताइए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बताइए यहाँ से। और यहाँ पर ध्यान देखिए, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा कि अगर ए है, अब ये डिवाइड कर रहा है बी को, ए डिवाइड्स बी, ए बी को कब डिवाइड करेगा, जब हमें एक इंटीजर देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स कहाँ पर, जेड में, एक इंटीजर हमें किस में मिल जाए, जेड में, ताकि हम क्या लिख पाए, बी इक्वल टू के टाइम्स ए। अगर ऐसा हम लिख पाते हैं तब हम कहेंगे कि जो हमारा ए है बी को डिवाइड करता है। डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि कोई नंबर किसी नंबर को तब डिवाइड करता है जब हमें एक इंटीजर, एटलीस्ट वन इंटीजर कहाँ मिल जाए, जेड में, ताकि हम ऐसा लिख पाए बी इक्वल टू के टाइम ए। ये डिफिनेशन थी इंटीजर्स वहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल की, कि कोई नंबर ए बी को कब डिवाइड करेगा। कि ये देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि कम से कम एक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले ले 4, 2 इज डिवाइड 4, तो 2 4 को कब डिवाइड कर रहा है, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर 2 एक मिलेगा जेड में, सच दैट, ताकि हम 4 को कैसे लिख पाए, 4 को कैसे लिख पाए, 2 टाइम्स 2 ऐसा लिख पाएंगे, यानी कि ए की जगह हमारा यहाँ पर क्या है 2, तो देख रहे हैं, तो 4 को हम ऐसे लिख पा रहे हैं। मान लीजिए अगर कह दिए 3 डिवाइड्स कितना, 18, तो 18 को 3 कब डिवाइड करेगा कि एक हमें इंटीजर मिलना चाहिए, तो कौन सा इंटीजर मिलेगा, तो पीछा का 18, यहाँ भी 6 मिलेगा, 6 कहाँ पर, जेड में। तो यहाँ 6 इक्वल 3 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3, सॉरी 18 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 18 इक्वल टू 3, सॉरी 16, 6 इंटू 3। तो कब डिवाइड कर रहा है कि हमें एक ऐसा इंटीजर मिल रहा है। तो यहाँ से अगर a माइनस बी इक्वल टू जीरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी, सॉरी a माइनस ए जीरो टाइम्स एम, लिख रहे हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, जीरो टाइम्स एम हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऐसा है, अगर इसको इस तरीके से लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 को अगर हम इस तरीके से लिखे हैं, या इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर अलग अलग हैं।
तो अगर इस तरीके से लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है किसको, 3 डिवाइड्स 18 को, यानी इधर वाला जो नंबर लिखा है। और यहाँ पर के की जगह क्या है ये, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस ए, यहाँ पर 0 है और 0 की जगह पर हमारा अगर ये 0 है लिख सकते हैं यहाँ पर ना ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है कि यम किसको डिवाइड करेगा, a माइनस ए को। क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि a माइनस ए क्या है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा यम होगा, यम होगा वो डिवाइड करेगा किसको, a माइनस ए को। क्लियर है बात है। तो यहाँ से आप लिख पा रहे हैं कि a डिवाइड करेगा a माइनस ए को, क्योंकि यहाँ पर 0 की जगह क्या है, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखिएगा आगे सिंस कि a डिवाइड्स b इफ देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू z सच दैट, इस तरीके से कि क्या लिख पाए, b इक्वल टू k टाइम्स a। इसी प्रॉपर्टी से हम लोग इसको लिख पा रहे हैं। हमें देखिए एक मिल गया इंटीजर यहाँ पर, इंटीजर की जगह क्या है 0, तो हम यम को कैसे लिख पा रहे हैं, a माइनस ये a माइनस ए, तो a माइनस ए हो गया। या साथ में ऐसे भी अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ यूज ये ना करके डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये 0 के बराबर है। एंड अब आप लोग जानते हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हो वो 0 को डिवाइड करता है। तो यहाँ से आप सीधे लिख सकते थे कि यम क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, क्यों, a डिवाइड करेगा 0 के, और 0 की जगह पर हमारा क्या है, a माइनस ए, तो a माइनस ए लिख सकते हैं। तो a डिवाइड्स a माइनस ए, तो वही बातें हमने यहाँ पर लिखी है। तो इस तरीके भी लिख सकते हैं, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है, यहाँ से ऐसे इंप्लाइज कर लीजिएगा, दिस इंप्लाइज। और यहाँ से इसका क्या मतलब हो जाएगा, यम डिवाइड्स ए माइनस ए को, यानी यम अगर डिवाइड कर रहा है तो इस प्रॉपर्टीज हम कैसे लिखते थे, अगर ए यहाँ पर अभी हम लिखे हैं कि यम डिवाइड्स ए माइनस बी, तो इसका मतलब है ए कॉन्ग्रुएंसेस बी, यानी ए कॉन्ग्रुएंसेस ए, ठीक। और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, मॉडुलो यम, यानी इसका क्या मतलब हो गया कि ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो यम, तो इसका मतलब हो गया कि ए कामा बी जो है, सॉरी ए कामा ए कहाँ चला जाएगा, वो बिलोंग कर जाएगा आर। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए कामा बिलोंग टू आर, यानी ए कामा ए बिलोंग टू आर। तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ कर लीजिएगा ऐसा। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग लिख पा रहे हैं। समझ में आए सभी को बातें, तो इसको नोट करिए। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, ए कामा ए बिलोंग टू आर, इसका मतलब कि हेंस, या 10 करके लिखिएगा, 10 आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमारा आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, तो सेकंड लिखेंगे ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव। तो यहाँ से लगाइए दूसरी हेडिंग, सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ठीक, तो आर सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाना होगा, हमें ए कामा बी इस मान के चलना होगा, किसमें, आर में। कभी भी हम दिखाते थे क्या मान के चलते थे, ए कामा बी बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर में। तब हमें क्या दिखा देना होता है सिमेट्रिक के लिए कि जो हमारा बी कामा ए भी कहाँ बिलोंग करे, वो भी कहाँ बिलोंग कर जाए, आर में। तब हम कहते थे क्या होगा, सिमेट्रिक, यानी इसको लेके चलना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से मान लेते हैं लेट कि जो हमारा क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर में। अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर में, तो इसका क्या मतलब होगा, इफ एंड ओनली इफ, कब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रिलेशन में होंगे, जब हमें ऐसा मिले, यानी कि ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो यम, यही बात है। ऐसा होगा तभी तुम कहेंगे कि हमारा ए कामा बी क्या रिलेशन है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ इफ एंड ओनली इफ कि हम जो यम क्या करें, इसको डिवाइड करें, ए माइनस बी को डिवाइड करें। क्लियर, अगर इसका मतलब ये हो गया कि यम डिवाइड्स ए माइनस बी, ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ कि यम जो है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए। क्लियर, लिख सकते हैं बी माइनस ए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका मतलब है यम डिवाइड्स, यहाँ पर -1 इंटू लिख सकते हैं बी माइनस ए। अब अभी हमने बताया कि कोई भी नंबर ए बी को डिवाइड करेगा कब, जब देयर एग्जिस्ट एक इंटीजर कहाँ मिल जाए, जेड में, सच दैट, इस तरीके से कि क्या हो जाए, बी को हम लिख पाए के टाइम्स कहाँ पर, ए। तो यहाँ पर यम इसको डिवाइड करेगा कब, जब हम इसको किसके टाइम्स लिख पाए, इसके टाइम्स के रूप में लिख पाए। क्लियर है बातें सबको, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं। तो यहाँ पर हमें एक इंटीजर क्या मिल रहा है, -1, इसका मतलब क्या होगा कि यम किसको डिवाइड कर रहा है, -1 को, तो यहाँ पर बी माइनस ए को। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या है कि बी इज बी कॉन्ग्रुएंसेस ए मॉडुलो, सॉरी, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यम किसको डिवाइड कर रहा है, बी माइनस ए को। क्लियर है बातें, डिवाइड करेगा कि नहीं पहले बताइए। यहाँ पर -1 है, तो -1 है तो हमारा यम किसको डिवाइड करेगा, यम डिवाइड करेगा इसको ना, या तो ऐसे डायरेक्ट यहाँ से लिखिए, ए माइनस बी है, यहाँ से यहीं से लिखते हैं पहले, ठीक।
तो अगर ए इसको डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या है बताइए, बी ए को डिवाइड करेगा इसका मतलब है कि यम को ए माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू लिख सकते हैं के टाइम्स कैसा यम, ऐसा लिख सकते हैं, तभी तो ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब यहाँ लिख लीजिएगा वेयर के कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड में। क्लियर, तो हमें मिलेगा प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी, तो यहाँ से लिख सकते हैं के टाइम्स ए। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी माइनस ए इक्वल टू के टाइम्स यम, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इक्वल टू माइनस इधर कर देंगे तो माइनस के टाइम्स यम। क्लियर, और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो हमें एक माइनस के मिल रहा है कहाँ पर, जेड में, तो यहाँ लिख सकते हैं के बिलोंग्स टू जेड, तो माइनस के भी कहाँ बिलोंग करेगा, जेड में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, अगर प्लस वन इसमें है तो माइनस वन भी इसमें होगा, यानी माइनस के बिलोंग्स टू जेड। यानी यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसको हम कहते हैं के वन नाम देते रहे, तो यहाँ से लिख देते हैं के वन, तो यानी बी माइनस ए इक्वल टू के वन इंटू या, और के वन हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, लिख लीजिएगा के वन इक्वल टू फेयर, के वन इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस के, जो कि बिलोंग करेगा ये भी कहाँ, जेड में। अब यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, इफ एंड ओनली इफ, कि जो हमारा यम डिवाइड करेगा किसको, अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब है यम किसको डिवाइड करेगा, बी माइनस ए, यानी यम डिवाइड्स बी माइनस ए। क्लियर, तो ये लिखने का तरीका है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर यम डिवाइड कर रहा है बी माइनस ए को, तो इसका मतलब होगा बी कॉन्ग्रुएंसेस ए मॉडुलो यम। तो अगर बी ए के साथ बी कॉन्ग्रुएंसेस ए मॉडुलो यम है, तो इसका मतलब होगा बी, अगर यहाँ पर ए कॉन्ग्रुएंसेस बी, तो ए पहले था तो ए को पहले लिखे थे, अगर बी बाद में था तो बी बाद में, यानी यहाँ पर बी पहले है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी कामा ए, इसका मतलब यही होगा, ठीक, यानी बी कामा ए बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर में। तो देख रहे हैं कि ए कामा बी कहाँ था, आर में, और हमने दिखा दिया कि बी कामा ए भी कहाँ है, आर में। इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज सिमेट्रिक। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आर हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हो गया सभी को बातें, चलिए अब इसके आगे बढ़ें। अब हमें थर्ड प्रॉपर्टी देखनी है, क्या है, ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए आप जानते हैं कि दो हमें लेके चलना होता है ऑर्डर पेयर, और तीसरा दिखाना होता है। क्या करना होता है कि अगर ए बी से रिलेशन में है एंड बी सी से रिलेशन में, तो हमें दिखाना होता है इन दोनों की यूज करके कि ए कामा सी भी क्या है, रिलेशन में, तब हम कहते हैं तो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो लिखेंगे थर्ड नंबर और वही दिखाना है कि सी लिखेंगे फॉर, या लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट मान लेते हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स कहाँ पर, आर में, और ए कामा बी आर में बिलोंग करेगा, कब बिलोंग करेगा बताइए, जब हमें क्या मिले, ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो यम। क्लियर, और इसका मतलब क्या है बताइए साथ साथ में, इसका मतलब है यम डिवाइड करके इसको ए माइनस बी को। क्लियर, अगर एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट यहाँ से लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू कहाँ पर, इसको के वन मान लेते हैं, के वन बिलोंग्स टू कहाँ पर, जेड में, सच दैट, इस तरीके से कि हम लिख पाए एम को क्या लिख पाए, एम इक्वल सॉरी ए माइनस बी को क्या लिख पाए, ए माइनस बी इक्वल टू के वन टाइम्स क्या लिख पाए यहाँ पर एम, अब इसको मान के चलिए वन। क्लियर, तो इस तरीके से हम लिख पाए। सेकेंड लिखेंगे यहाँ से, एंड इसको भी मान के चलें एंड इसको भी मान के चलेंगे, बी कामा ए बिलोंग्स कहाँ पर, आर में, तो ए बी कामा ए भी बिलोंग करेगा आर में, इसका कब बिलोंग करेगा ये, इफ एंड ओनली जब बी कॉन्ग्रुएंस क्या मिले, सॉरी बी का रिलेशन सी से हो ना, तो बी रिलेटेड टू सी मॉडुलो एम। क्लियर, बातें समझ में आ रही हैं, तभी मिलेगा जब हमारा एक रिलेशन में है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एम किसको डिवाइड करे, बी माइनस सी को। अब बी माइनस सी को कब डिवाइड करेगा, जब हमें क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एक के टू मिल जाए, हो सकता है दोनों सेम हो जाए, दोनों हो सकता है अलग हो जाए, तो हम इसलिए के वन के टू करके चल रहे हैं। तो के टू कहाँ बिलोंग करे, जेड में, सच दैट, ताकि हमारा क्या लिख पाए हम लोग, बी माइनस सी जो लिख पाए हम लोग के टू टाइम्स क्या लिख पाए, यम, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें दिखाना है क्या कि ए कामा सी रिलेशन में है, तो ए कामा सी रिलेशन में है, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा कि ए कॉन्ग्रुएंस से सी मॉडुलो एम, यानी क्या दिखाना है हमको, यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमको दिखाना क्या है, तो हम दिखाना होगा यम डिवाइड्स क्या कर रहे हैं, ए माइनस सी। अगर ऐसा दिखा पाते हैं हम लोग, और ऐसा दिखा पाते हैं, तो इसका मतलब हमें क्या दिखाना है कि ए माइनस सी को हम कैसे लिख पाए, कोई के मिल जाए किसमें, जेड में, ताकि हम लिख पाए के यम, यानी देयर एग्जिस्ट, या ऐसे लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू कहाँ पर, अब नाम दे सकते हैं, सारे सारे सिंबल हैं, तो के बिलोंग्स टू जेड सच तक, ताकि हम क्या लिख पाए, ये सॉरी ए माइनस सी को कैसे लिख पाए, ए माइनस सी इक्वल टू के टाइम्स क्या लिख पाए, यम। इस तरीके से अगर लिख पाते हैं, तो हम कहेंगे कि ए सी से रिलेशन है। अब इन्हीं का ये हमारे पास गिवन है, तो इन्हीं का यूज करके हमें यहाँ तक पहुँचना है। क्लियर, समझ में आ रही है क्या चीज़ें हैं, हमको कहाँ तक पहुँचना है।
तो ध्यानपूर्वक देखिए, अगर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अब हम निकालेंगे a माइनस सी, हमें a माइनस सी चाहिए तो हम यहाँ से निकालेंगे। नाउ इधर ही करेंगे, तो लाइन खींच लीजिएगा और इधर करिएगा, तो यहाँ से लिखेंगे नाउ, दिख रहा है सभी को? एक मिनट, मार्कर चेंज करने लीजिए फिर लिखते हैं, ठीक। तो नाउ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या हम लिख सकते हैं कि a माइनस सी को किसके बराबर लिख सकते हैं? a माइनस सी को ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी की हमें वैल्यू पड़ता है, एंड प्लस ऐसे लिख सकते हैं b माइनस सी। कोई फर्क पड़ेगा? देखिए b माइनस सी की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम लोग लिख पा रहे हैं a माइनस बी एंड प्लस b माइनस सी। a माइनस सी को ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि b से b कैंसिल आउट, a माइनस सी हमारा बचेगा। और a माइनस बी इक्वल टू क्या है हमारा, इसको मान लीजिए सेकेंड, तो फ्रॉम 1 एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए 1 एंड सेकेंड्स क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी की जगह k टाइम्स m, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं k1 टाइम्स m, एंड इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस k2 टाइम्स m। यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज किया है, ठीक। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ऐसा लिख पा रहे हैं, और यहाँ से m है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं k1 प्लस k2 एंड इंटू m। तो हमारा a माइनस सी इक्वल टू क्या आ गया, ऐसा। क्लियर? तो a माइनस सी इक्वल टू हमारा क्या आएगा, k टाइम्स k1 प्लस k2 इक्वल टू इंटू m। क्लियर है बातें? आप जानते हैं कि मान लीजिए इंटीजर में z से कोई भी आप दो वैल्यू उठाइए और उनको ऐड कीजिए, मान लीजिए हम ले रहे हैं 4 एंड 8 ले रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारा 12 आया, ये कहाँ होगा, जेड में ही तो होगा, कहीं बाहर चला जाएगा, यानी k1 प्लस k2 भी कहाँ आएगा, जेड में ही। तो हम इसको एक नया इंटीजर से हम लोग रिप्लेस करते रहे, उसको हम कह दे रहे हैं k, यानी इफ एंड ओनली इफ a माइनस सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं k इंटू एम, वेयर, इसको बताना पड़ेगा कहाँ पर है, वेयर जहाँ पर हमारा क्या है, k इक्वल टू क्या है, k1 प्लस k2, या नीचे ही लिखिए, जगह नहीं आप लोग साइड में लिखिएगा, जगह नहीं इस वजह से हम यहाँ लिख रहे हैं, वेयर k इक्वल टू k1 प्लस k2। अब ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये भी जेड में ही बिलोंग करेगा। क्लियर? तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमारा क्या आ गया, यहाँ से a माइनस सी इक्वल टू k टाइम्स m, जहाँ पर k कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, k बिलोंग टू कहाँ पर, जेड में। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे इफ एंड ओनली इफ m डिवाइड क्या a माइनस सी, जहाँ पर हाँ a माइनस सी, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये ऐसा डिवाइड कर रहा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि a कॉन्ग्रुएंसेस c मॉडुलो m, यही लिखना था। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, अगर ऐसा लिखे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि a रिलेटेड टू c बिलोंग टू कहाँ पर, r में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि a b से रिलेशन था और b c से, तो हम दिखा पाए कि a हमारा किससे रिलेशन है, c में। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि r इज, तो इम्प्लाई करेगा कि r हमारा क्या है, r इज 10, इस प्रकार लिख सकते हैं कि 10 r इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्लियरली r इज क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस r इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेट, और दैट इज, इसका मतलब हुआ आर हमारा क्या है, इक्विवेलेंस क्या था, रिलेशन कांग्रुएंस मॉडुलस, ध्यान लिख लीजिए, दैट इज कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन ऑन जेड इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो आपको पता चल गया होगा क्या कि जो हमारा कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन होता है वो जेड पे क्या होता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्लियर है बातें, सबको समझ में आ रही है इतनी? मिटा दें इसको, चलिए। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग निकालेंगे क्या कि अब देखेंगे कि जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास आ रही हैं जेड पे के लिए, अब जेड का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। जैसे हम लोग जेड देखें, जेड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जेड में जानते हैं 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर -1, इधर -2 एंड डॉट डॉट करके बहुत सारे एलिमेंट, तो यहाँ पर भी 2 एंड डॉट डॉट करके बहुत सारे एलिमेंट होंगे जेड में। अब क्या करेंगे, कोई एक नंबर लेंगे। देखिए यम हमारा क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर होता था, तो हमें एक यम चूज करना होगा, वो भी कहाँ से आएगा, जेड में, लेकिन वो कहाँ से होगा, इधर की ओर से होगा, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, ना तो वो 0 होता है, 0 भी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव कहने का मतलब निगेटिव नंबर छोड़ के, 0 नंबर छोड़ के सारे नंबर जो बचेंगे इंटीजर्स के, उस नंबर को लेना है। एक तरीके से कह सकते हैं नेचुरल नंबर, ठीक। तो कभी भी अगर आपको बोला जाए कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब, इसका मतलब ही है वो क्या लेना है, नेचुरल नंबर। क्लियर? तो हम निकालेंगे यहाँ से इक्विवेलेंस क्लास जेडएम के, जेड पे निकालेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है।
क्लियर। और यहाँ पर ही डिफाइन करेंगे कि जेडीएम क्या होता है, ठीक। तो अभी जेड निकाल रहे हैं, फिर जेडीएम डिफाइन करेंगे। क्लियर, समझ में आ रही बात है। चलिए तब यहाँ से निकालते हैं। तो आप जेड में देख पा रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर स्टार करके लिखिएगा, फॉर इक्विवेलेंस क्लास, लिखिएगा इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर m इक्वल टू 3 के लिए। m इक्वल टू 3 के लिए हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे। क्लियर, तो चलिए निकालते हैं ऑफ जेड का, यानी जेड का एलिमेंट ऑफ जेड का निकालना है। तो आप समझ लीजिए m इक्वल टू 3 पे हम निकालेंगे जेड के ही एलिमेंट का। तो हम निकाल रहे हैं, पहले जीरो का निकाल ले रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो चलिए जीरो का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ मानेंगे लेट जीरो बिलोंग्स टू जेड, और हमें एक आर पता है, कहाँ पर आर इक्विवेलेंस क्लास है, रिलेशन भी हमें पता है। और लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है, जीरो बिलोंग्स टू इतना, या ऐसे मान लीजिए लेट। आप सारी चीजें जान रहे हैं, अब यहाँ पर हम रिलेशन नहीं लिख रहे हैं, हम केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। तो हम जीरो का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, और आर हमारा जो रिलेशन होगा आप जान ही रहे हैं कि अगर ए बी से रिलेशन में है तो इसका मतलब है कि हमारा क्या होगा, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है एम डिवाइड्स ए माइनस बी। यही बात हमके समझ में रखनी है, ठीक। क्लियर है। तो हम रिलेशन अपना जान रहे हैं कि जो हमारा क्या है, रिलेशन आर है किस पे, जेड पे, जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यार लिख लीजिए, अगर नहीं जान रहे हैं तो लिख लीजिए लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन वैलेंस relation on Z and defined as कि A कामा B रिलेटेड टू कैसे, R से, किस तरीके से, जैसे इफ एंड ओनली कब, जब A कॉन्ग्रुएंस B मॉडुलो क्या हो जाए M। और M की जगह हम क्या रखें हैं, यहाँ पर 3 रखें हैं। इसका मतलब कि A कॉन्ग्रुएंस B A रिलेटेड टू B कब, जब मॉडुलो 3 के लिए बात करें 3, सिंस फॉर M इक्वल टू 3 के लिए। क्लियर, तो हम ऐसा लिख पा रहे हैं। क्लियर, अब इसका ये मतलब हो गया, इसका क्या मतलब निकला यहाँ से कि जो हमारा क्या हो जाना चाहिए कि 3 डिवाइड्स करके इसको ए माइनस बी को, यानी 3 डिवाइड्स ए माइनस बी। क्लियर है बातें सबको। अब इसका क्या मतलब निकल गया यहाँ से, अगर लिखना चाहे तो देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स कहाँ पर, जेड में, सच दैट, ताकि हम कैसे लिख पाएँ ए माइनस बी को, कैसे लिख पाएँ 3 टाइम्स के। क्लियर, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, बाद में इसकी चर्चा करेंगे हम। क्लियर, तो यहाँ तक लिख लीजिए। अब निकालते हैं जीरो के लिए। तो नाउ लेट मान लेते हैं जीरो बिलोंग्स कहाँ पर, जेड में। अगर जीरो जेड में बिलोंग करेगा देन तब क्या करेंगे, जीरो का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। डिफिनीशन पहले बताइए, क्या डिफिनीशन जानते हैं इक्विवेलेंस क्लास के लिए, कि वे सभी यक्स वाई जेड, कुछ भी लिख लीजिए, एक नोटेशन है, ठीक। तो ये सभी यक्स किसके, जेड के। सेट हमारा क्या है, यहाँ पर यक्स की जगह पे जेड है, तो ये हमारा जेड हो गया इंटीजर। क्लियर, जेड। तो जेड हमारा क्या हो गया, इंटीजर, सच दैट, ताकि यक्स का रिलेशन किससे हो जाए, किससे, जीरो से। तो यक्स रिलेटेड टू जीरो, ये कहाँ बिलोंग करे, आर में बिलोंग करे। यही थी डिफिनीशन हम लोगों की। क्लियर है। देखिए कब चाहे जीरो आप इधर भी लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग यही कंफ्यूज रहते हैं, सर क्या ऐसा लिख सकते हैं जीरो का एक्स, बिल्कुल लिखिए, कोई मतलब नहीं। रिलेशन का ही मतलब ना कि जीरो का एक्स से रिलेशन हो, यानी इसका क्या मतलब, एक्स जीरो से रिलेटेड है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है तो दोनों बातें एक ही हो जाएंगी। क्लियर, ध्यान से लिखिए। तो ये वे सभी एक्स जिनका रिलेशन किससे हो, जीरो से हो। या ऐसे लिख लीजिए, अगर ज़्यादा दिक्कत हो आपको तो ऐसे लिख लीजिए कि वे सभी एक्स जिसके लिए जीरो का रिलेशन किससे हो जाए, इसका इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं उस एलिमेंट से हो जाए। तो अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो इसको खोलिए, ओपन करिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जीरो कॉन्ग्रुएंस है एक्स ना। तो हमें क्या लिखना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस लिखना है तो निगेटिव ना है, इस वजह से हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऐसे लिख रहे हैं, एक्स कामा जीरो। तो यहाँ से लिख लेंगे यक्स कॉन्ग्रुएंस है जीरो मॉडुलो, यहाँ पर हमारा क्या है, मॉडुलो पे 3। क्लियर, तो इस बात का ध्यान रखिए, मॉडुलो 3 पे निकाल रहे हैं। तो यक्स बिलोंग्स कहाँ पर, जेड पे। तो यक्स रिलेटेड जीरो, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 डिवाइड करेगा किसको, यक्स माइनस जीरो को। क्लियर है बातें। अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो इसको क्या लिख पाएंगे, यक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट। देखिए दोनों लाइनें अलग अलग हो जा रही हैं, 2 लाइनें समझ में आ रही हैं, तो यहाँ से ऐसे करके लिखिए अब इसको, ताकि दोनों दिखें डिफरेंस दोनों में, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ डॉट करके लिखिएगा 2, सच दैट का ये भी साइन है, वो भी साइन था, तो सच दैट ऐसे करके लिखिएगा। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं सच दैट, या तो इसको थोड़ा छोटी लाइन लिखिएगा, इसको बड़ी लाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमें देयर एग्जिस्ट, एक के बिलोंग करे कहाँ पर, जेड में, सच दैट, ताकि हम क्या लिख पाए, यक्स माइनस जीरो को कैसे लिख पाएँ, के टाइम्स 3।
यानी इसका क्या मतलब हुआ, हम क्या लिख पाए, x बिलोंग्स टू जेड सच दैट, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ से x माइनस जीरो इंटू थ्री। अब इसको हटा देंगे यहाँ से, रिमूव कर दें, तो यानी x इक्वल टू हमारे यहाँ से क्या मिल गया, x इक्वल टू क्या मिल गया हमारा k टाइम्स थ्री, और फिर जहाँ पर k कहाँ बिलोंग कर रहा है, k बिलोंग्स टू, देखिए एक सेमी कॉलम है, ध्यान रखिएगा, k बिलोंग्स टू कहाँ पर, जेड। क्लियर हो गई बात है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए k टाइम्स थ्री है या थ्री टाइम्स k लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही हैं। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ गया, थ्री k टाइम्स थ्री, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा जीरो का इक्विवेलेंस क्लास आया, अब x की जगह वैल्यू पुट करते रहे, x की जगह हमारी क्या वैल्यू आ गई, थ्री टाइम्स k, यानी k टाइम्स हमारा क्या आ गया, थ्री, दशमलव नहीं है, ठीक, सच दैट, ताकि k कहाँ बिलोंग करे, k बिलोंग्स टू इतना पे, एंड सच दैट इस तरीके से कि k हमारा कहाँ बिलोंग करे, k बिलोंग्स टू जेड। यही हो गया, वैल्यू हम लोग यहाँ से रख दिए हैं, यानी हमें क्या मिलेगा, जीरो का इक्विवेलेंस क्लास थ्री इंटू के, या थ्री के मिल गया, वेयर कहाँ से, के बिलोंग्स टू जेड। तो जीरो का इक्विवेलेंस क्लास यहाँ से क्या निकलेगा, वैल्यू पुट करते चलिए के की, के हमारा इंटीजर्स है, और इंटीजर को पहले हम जीरो से स्टार्ट, के इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी हमें क्या मिलेगा, एक वैल्यू जीरो मिलेगी इक्विवेलेंस क्लास में, और आना भी चाहिए, क्योंकि जीरो के इक्विवेलेंस क्लास में जीरो तो आएगा ही आएगा। एंड वन रखेंगे तो के इक्वल टू वन रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, थ्री, यानी पॉजिटिव थ्री। वन रखे हम, माइनस वन रखिए, जिससे प्लस भी रख रहे हैं, हमने क्या रखा पहले, के इक्वल टू जीरो, फिर हमने रखा वन, अब रख रहे हैं माइनस वन, तो माइनस वन रखेंगे, तो माइनस वन रखेंगे तो माइनस थ्री आएगी। अब टू रखेंगे तो क्या आएगा, नाइन, और माइनस टू रखेंगे तो, सॉरी, टू रखेंगे तो सिक्स, इधर रखेंगे तो माइनस सिक्स, फिर आगे रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस नाइन, प्लस नाइन एंड माइनस नाइन, एंड डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक। अब इधर भी आगे की ओर चलता चला जाए। तो आप देख पा रहे हैं इसके इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन सा है, माइनस नाइन, माइनस सिक्स, माइनस थ्री, जीरो, थ्री, सिक्स, नाइन, यानी थ्री के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे सारे आ जा रहे हैं। यानी अब कोई पूछ ले नाइन बार का, जो नाइन का इक्विवेलेंस क्लास होगा, कि माइनस नाइन का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा उसके बराबर होगा जीरो बार के, एंड नाइन का भी इक्विवेलेंस क्लास किसके बराबर होगा, जीरो बार के बराबर होगा। तो आप इस तरीके से देखें तो कौन कौन से आ गया, थ्री के सारे मल्टीपल, माइनस थ्री, प्लस थ्री, सिक्स, नाइन, इस तरीके से आ गया, क्लियर। तो यानी इसमें जितने भी एलिमेंट आए हैं सबका इक्विवेलेंस क्लास किसके बराबर होगा, जीरो बार के बराबर होगा। अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी। आप देखिए जीरो का निकाल लिया है, अब वन बार का निकालेंगे, और यहाँ से एक रिजल्ट आपको फिर निकल के दिखेगा। तो जीरो का निकाल लिया है, अब वन का निकालते हैं, वन बार का, तो वन का निकालेंगे, नाउ लेट मानेंगे यहाँ से, लेट वन बिलोंग्स टू कहाँ पर, जेड में, देन वन का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा किसके बराबर होगा, टास्क बताइए, वन का इक्विवेलेंस क्लास किसके बराबर होगा, वे सभी यक्स इसके जेड के, सच दैट, ताकि क्या हो जाए, यक्स का रिलेशन किससे हो जाए, वन से हो जाए, और वन कहाँ, ये क्या बिलोंग करना चाहिए, आर में। और जैसे ही ऐसा लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स बिलोंग्स टू जेड, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इसका क्या ये मतलब है कि यक्स इज कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो, यक्स कॉन्ग्रुएंसेस वन, मॉडुलो क्या है, मॉडुलो यहाँ पर थ्री पे बात कर रहे हैं तो हम लोग थ्री पे, ये हम लिखते हैं, लेकिन हमारा तो हम यहाँ पर क्या ले चल रहे हैं, थ्री ले चल रहे हैं। तो थ्री पे तो हमें क्या मिल गया, वो सभी यक्स जो कि जेड से हों, सच दैट, ताकि हमारा ये है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि थ्री डिवाइड करके इसको एक्स माइनस वन को, ऐसा ही लिखेंगे। अगर ऐसा लिखें तो इसका क्या मतलब हुआ बताइए, यक्स बिलोंग्स टू जेड, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से थ्री एक्स माइनस वन है, तो इसका मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट एक के मिले कहाँ पर, देखिए यहाँ पे जो के मिला था, यहाँ पर जो के मिलेगा जरूरी नहीं है दोनों सेम, क्लियर, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर के वन के टू करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो, नहीं तो आप समझ के चलिएगा कि यहाँ का जो के है वहाँ का जो के है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक के मिलेगा सच दैट, ताकि जेड में सच दैट, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा के वन के टू, अपने से समझने के लिए, नहीं बहुत लोग क्या करते हैं कि वहाँ का के है वही के यहाँ पर, ऐसा करता ही नहीं है, क्योंकि के एक वेरिएबल है ना। अब इसके लिए बात करें तो यहाँ पर इसके लिए डिफिनीशन चल रही है, ताकि हम क्या लिख पाएँ, एक्स माइनस वन जो है वो के टाइम्स थ्री हो जाए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट, ताकि क्या हो जाए हमारा यहाँ से, अब देखिए इसको हटा दीजिए, कोई मतलब है नहीं इसका लिखने का, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इक्वल टू थ्री के, अब कहाँ के कहाँ बिलोंग कर रही है, इसको लिखना है कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, अब देयर जेड की जरूरत नहीं है, अब यहाँ लिख सकते हैं कि के हमारा जेड से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि वो मिल गया ना अब। तो एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं थ्री के, और वन को उधर ले जाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा, जहाँ पर के कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड में। यहाँ सेमी कॉलन है, ध्यान रखिए, या तो कामा ही करके को लिखे, नहीं तो आप लोग दिक्कत में आ जाएंगे। यहाँ से ऐसे कामा के बिलोंग्स कहाँ पर, जेड में, के बारे में हम लोगों को बताते चलना है आगे तक। तो एक्स इक्वल टू के प्लस वन है, तो एक्स की वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री के प्लस वन सच दैट, अब सच दैट यहाँ लिखिए, के बिलोंग्स कहाँ पर, जेड में, के को जेड से ही बिलोंग करेंगे, तो हमें क्या क्या मिल गया यहाँ से, के भी कहाँ से बिलोंग करेगा, जेड से ही बिलोंग करेगा, तो यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया, वन बार का इक्विवेलेंस, सॉरी वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गया, थ्री के प्लस वन आ गया।
सच दैट के बिलोंग्स कहाँ पर, जेड में। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगा, यहाँ पहले ऊपर लिखते चलिए 0 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आया, ताकि आप लोगों को बाद में दिखे। जो 0 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आया, 3 टाइम्स क्या आया था, 3 टाइम्स के, सच दैट के बिलोंग्स कहाँ पर, जेड में। और यही किसके बराबर आ गया था हमारा, 0 3 9, आगे बढ़ेंगे तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर 4 का 12 एंड डॉट डॉट करके ऐसे। यहाँ पर इधर आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, -3 -6 एंड -9 एंड डॉट डॉट करके इस तरीके से। क्लियर, ये 0 बार का इक्विवेलेंस क्लास है। अब इधर निकालेंगे तो ये रखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, पहले k इक्वल टू 0 से, 0 रखेंगे तो 0 1 आएगा, यानी इसके इक्विवेलेंस क्लास में 1 तो आना चाहिए। अब देखते हैं क्या आता है, 0 रख लिए, अब रखते हैं 1, 1 रखेंगे तो ये हो गया 3 + 1 यानी कि 4, तो आगे 4, अब इधर क्या आएगा -4, -4 आएगा कि नहीं इसके बारे में चर्चा करते हैं। -1 रखेंगे तो -3 और +1, -3 + 1 हो गया -2 यानी -2, एंड 2 रखेंगे तो 2 6 + 7 यानी इधर आएगा 7, और इधर रखेंगे 2 तो 2 6 -2 रखेंगे तो -6 और प्लस यानी -5। एक और निकाल लेते हैं, 3 पे देखते हैं, 3 रखेंगे तो 3 9 + 1 10, इधर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 रखेंगे तो -9 + 1 यानी -8। तो किस तरीके से बढ़ा है, डॉट डॉट करके आगे की ओर, यहाँ से डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, और इधर डॉट डॉट करके आगे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से कितना इसमें 1 जोड़ा जा रहा है ना, 1 में कितना जोड़ा 1, और इधर कितना घटाया जा रहा है -3, तो -2, तो यहाँ से -3 फिर इसमें ऐड किया गया, और फिर यहाँ से -3, इधर आगे -3, अब इस तरीके से -3, इधर क्या होगा +3 एंड +3, यानी 1 से +3 -2 से इस तरीके से, यानी इन सभी का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा 1 बार के बराबर। क्लियर, तो 1 के बाद क्या आ गया 2, अभी देखिए क्या क्या बच गया, तो इधर हमारा क्या आ गया इस तरीके से। अब निकालते हैं किसका, 2 का इक्विवेलेंस क्लास। अब हमारा 2 का इक्विवेलेंस क्लास हो गया, तो 2 का निकालेंगे, ये 1 का हो गया, तो इसको तो साइड में लिखे रहिए ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ से अब लिख लेते हैं 1 बार का भी इक्विवेलेंस क्लास, अभी दिखेगा 3k + 1 सच दैट k बिलोंग्स टू जेड। अब इनका जो इक्विवेलेंस क्लास किसके बराबर निकल के आया हमारा, 1 इधर 4 7 एंड 10 एंड डॉट डॉट करके इस तरीके से, इधर -2 -5 एंड -8 एंड डॉट डॉट करके इधर। अब एक और बचा है 2 एंड 3, 2 निकालेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। 2 बार का निकालते हैं, अब यहाँ से लिखेंगे लेट 2 बिलोंग्स टू जेड, देन 2 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा बताइए कैसे लिखेंगे, वे सभी यक्स किसके, जेड के, सच दैट ताकि क्या हो जाए, यक्स का रिलेशन किससे हो जाए 2 से, और ये कहाँ बिलोंग करे आर में। तो इसको जब लिखेंगे डिफाइन करके, तो वे सभी यक्स कहाँ, जेड के, सच दैट ताकि क्या हो जाए, हम लिख पाए यहाँ से यक्स कॉन्ग्रुएंस 2 मॉडुलो 3 पे। 3 पे अभी चर्चा कर रहे हैं, आप 4 पे भी करना चाहे तो आप निकालिएगा। तो यक्स बिलोंग्स टू जेड एक के लिए हम दिखा दे रहे हैं, और इसी की ज़रूरत है समझाने के लिए, जो हम रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं उसके लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। चाहे डायरेक्ट भी बता देते, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आता कि कैसे आया, याद तो हो जाता आप लोगों को भी कि हाँ ऐसा होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स किसको, यक्स -2 को लिख सकते हैं, बताइए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यक्स बिलोंग्स टू जेड में, सच दैट ताकि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देयर एग्जिस्ट, एक के बिलोंग करेगा कहाँ पर, जेड में, सच दैट ताकि हम लिख पाएंगे यक्स -2 इक्वल टू k टाइम्स 3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वे सभी यक्स किसके, जेड के, सच दैट ताकि क्या हो जाए यहाँ से कि यक्स -2 किसके बराबर हो जाए, 3 के, यहाँ से हमारा k कहाँ बिलोंग करेगा, जेड में, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, जेड में, सच दैट ताकि यक्स -2 इक्वल टू है, तो यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हैं 3k + 2, जहाँ पर k बिलोंग्स टू कहाँ पर, जेड में। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यक्स की जगह क्या रख सकते हैं, 3k + 2, यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई, तो यक्स इक्वल टू 3k + 2 वेयर सच दैट ताकि जहाँ हमारा k कहाँ बिलोंग करे, जेड से, जेड से जैसे ही बिलोंग करेगा, तो आप बताइए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा किसका इक्विवेलेंस क्लास निकल के आएगा, यहाँ से 2 का जो इक्विवेलेंस क्लास निकल के आएगा। चलिए पहले पुट करिए 0 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 से स्टार्ट होगा, तो यानी 2, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 5, 5 हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर -1 रखे, 0 रखे थे, 1 रखे, 5 हो गया, -1 रखेंगे तो यहाँ से देखिए -3 2 -1, यहाँ -1, अब क्या रखें यहाँ से 2 रखे हैं तो 6 + 2 8, और यहाँ -2 रखेंगे तो
6 -6 + 2 -4। ठीक, अब यहाँ पर क्या रख लें 3 रखेंगे, 9 + 2 11, और यहाँ रखेंगे -3 -9 + 2 यानी -7, एंड डॉट डॉट इस तरीके से चलेगा एंड इस तरीके से। क्लियर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2 बार का जो 2 का जो इक्विवेलेंस क्लास आ रहा है इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 आया था तो इसमें 1 नहीं आया है, यहाँ -1 नहीं आया तो देखिए यहाँ -1 आ गया, यहाँ 4 आ गया था इस वजह से यहाँ पर 4 नहीं आया है। क्लियर, यहाँ -4 आ रहा है। तो आप जान रहे हैं कि 1 का 2 से कभी भी रिलेशन नहीं हो सकता। क्लियर, इस जेड में मॉडलो 3 पे। अब बात कर लेते हैं हम लोग 3k + 2 आया है, इसको ध्यान रखिएगा कि 2 बार में क्या आया है 3k + 2 सच दैट k बिलोंग्स टू जेड में। अब थर्ड बात करते हैं 3। अब देखिए यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस क्लास। लेट 3 बिलोंग्स टू जेड, 3 के ही लिए निकालेंगे, आप 4 के लिए निकाल के देखेंगे कि यहाँ से ही आप क्या होगा इक्विवेलेंस क्लासेस रिपीट करेंगे, ये नहीं इक्विवेलेंस क्लास के 0 बार 1 बार एंड 2 बार, इनमें से किसी न किसी के बराबर हो जाएगा। इन तीनों इक्विवेलेंस क्लास में देख लीजिए कुछ भी कॉमन नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर भी कोई एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तीनों में कोई ना कॉमन है और तीनों कभी भी कोई बराबर भी नहीं हो सकता। क्लियर, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई भी इक्विवेलेंस क्लास होता है, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन होगा तो सारे के सारे एलिमेंट बराबर हो जाएंगे, यानी कि सारे इक्विवेलेंस क्लास बराबर हो जाएंगे। अगर वे इक्विवेलेंस क्लास बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है डिस्टिंक्ट है, उनमें कोई भी एलिमेंट बराबर नहीं होगा। चलिए अब यहाँ देखेंगे 3, तो यहाँ देन तब 3 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो किसके बराबर होगा, देन 3 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो होगा वे सभी एक्स जेड के, ताकि एक्स का रिलेशन किससे हो जाए 3 से, वो कहाँ बिलोंग करे आर में। और यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन की बात की जा रही है। यहाँ पर रिलेशन ध्यान रखिएगा कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन लेके चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ एक्स कॉन्ग्रुएंस 3 सॉरी मॉडुलो 3 पे ही बात करनी है तो हम लोग 3 पे बात करेंगे। तो यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर जेड में, सच दैट तो 3 किसको डिवाइड करेगा एक्स -3 को, और बाय डिफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स माइनस लिखेंगे यहाँ पर देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स कहाँ पर जेड में, सच दैट ताकि हम इसको लिख पाएँ कैसे एक्स -3 = 3 टाइम्स ए के टाइम्स 3 लिखिए, सही लिखेगा के टाइम्स 3, एक बार लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट देयर एग्जिस्ट। अब देयर एग्जिस्ट ना लिखने के बजाय इसको लिख सकते हैं, अब देखिए इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्स = इसको लिखेंगे 3 के और माइनस के है तो इधर +3, और जहाँ पर के बिलोंग्स कहाँ पर जेड में, ये कामा है ना कि सेमी कॉलन लगा लीजिए, सेमी कॉलन। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू जेड, अब एक्स की वैल्यू रख दे रहे हैं, क्या आ जाएगा हमारा 3k + 3 एंड सच दैट के बिलोंग्स कहाँ पर जेड में। अब इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, देखिए अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 3 कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं k + 1 एंड के बिलोंग्स टू कहाँ पर जेड में। अब इसी को ऐसा लिखना चाहिए तो 3 टाइम्स k + 1 है तो इसको इधर ट्रांसफर कर ले, के में ही ले आ ले, कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? अच्छा बताइए पहले, के अगर हम इधर रख दें तो के है तो के की जगह जैसे हमारा 1 रख रहे हैं तो 1 की जगह 3 मल्टीप्लाई होगा 3, क्या ऐसे ही रख के चलिए। अब इसको दिखा दे रहे हैं हम आपको यहाँ से, तो 3 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा, पहले 0 पे बात करते हैं, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आएगा 3, देखते हैं किसके बराबर आता है। तो 3 कहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ देखिए दिख रहा है 3, अब एक आप देख रहा है 3 में एक एलिमेंट आपको कॉमन दिख गया, तो अब एक दिख गया तो सारे के सारे कॉमन, मान लीजिए 0 रख दिए, अब रखते हैं यहाँ पर 1 रखेंगे, 0 रख दिया 1 रखते हैं तो 1 हो जाएगा 2, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो यहाँ 6 देखिए तो यहाँ कहीं 6 है, 6 नहीं है क्या? यहाँ देखिए हम लोग गलती कर दिए थे, 3 = 2 रखेंगे, यहाँ पर 6 आएगा, 6 × 9 3 6 9 तब 12, ठीक, तो वही क्या है 6 भी आ गया। एंड देखिए 2 रखे, क्या रखें 1 रखे तो 2 हो गया, 2 × 6, अब -1 रखें तो -1 0, ये हो जाएगा 0 यानी 0। अभी देखिए यहाँ 0 भी आ गया, अब देख रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास रिपीट होने लगी नंबर 0 3 6। अब फिर क्या रखें, अब 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, 2 रखेंगे तो 3 3 9 यानी यहाँ पर 9, यहाँ क्या रखेंगे -2 तो -2 रखेंगे, यहाँ -1 यहाँ -3 यानी यहाँ -3। अब क्या रख लें 2 रख चुके हैं, 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 3 4 12, यहाँ पर क्या रखेंगे, क्या 3 रखे तो -3 रखेंगे तो -2 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, क्या आएगा -6। तो आप देख रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास किस तरीके सॉरी नंबर्स किस तरीके से रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं, अब इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं 3 बार का इक्विवेलेंस क्लास किसके बराबर आ गया 0 बार के बराबर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया? यानी अब इसके आगे जो भी इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे 3 बार के आगे 4 बार का,
4 बार का निकालेंगे तो वो भी किसी न किसी इन्हीं तीनों में से किसी न किसी के बराबर हो जाएगा। फिर 5 बार का भी निकालेंगे तो न किसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि अब रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। यानी इक्विवेलेंस क्लास कर रखे हैं, जो इक्विवेलेंस क्लासेज हो रही हैं हम निकाल रहे हैं किसी भी नंबर का और किस तरीके से आ रही हैं। यानी हमको 3 का पता चल गया तो बाकी सारे का पता चल गया। क्लियर? यानी अगर कह दे कोई कि जेड में नंबर्स का कह दिया जाए कि जो हमारा सेट जेड है उसके जितने भी एलिमेंट है सबका इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, बताइए क्या होगा इक्विवेलेंस क्लास। अब जेड में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, अब इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं तो क्या सबका निकाल पाएंगे आप? बैठेंगे निकालना अलग अलग तो हमें पता चल गया कि जो 0 बार है, 1 बार है, 0 बार है, 1 बार है एंड 2 बार है। और इन दोनों का देखिए यूनियन लीजिए, क्या हमारा 0 बार यूनियन 1 बार यूनियन 2 बार, इन सभी का अगर लेंगे तो पूरा पूरा जेड ही आ जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर क्या था, 0 था, अब 1 देखिए किस में है, 0 के बाद 1, यहाँ पर देखिए 1 हो गया हमारा, और इसके बाद 0 के बाद 1 हो गया। अब 2 कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर 2 बार में 2 आ गया। अब 3 कहाँ पर है, देखिए 3 यहाँ पर है, 4 कहाँ है, यहाँ पे है, 5 कहाँ है, यहाँ पे है, 6 देखिए यहाँ पर है, 7 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, यानी इंटीजर सारे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए -1 -2 -3 है ना, देखिए -1 यहाँ है, -2 यहाँ है, -3 यहाँ है, फिर यहाँ -4 यहाँ है, -5 यहाँ है, -6 यहाँ है, यानी कोई कॉमन भी नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि हमारा सारा इंटीजर बनता चला जा रहा है, यानी टोटल क्या आ जाएगा, हमारा पूरा सेट जेड ही आ जाएगा। क्लियर? तो इन तीनों के यूनियन से क्या बन जाएगा, जेड, यानी कि 0 बार 1 बार एंड 2 बार क्या कर रहा है, इस पे पार्टीशन भी फॉर्म कर रहा है। क्लियर है बातें? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कभी भी पार्टीशन करना हो तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आता है उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब कैसे जानेंगे कि अब 4 बार का जैसे निकालना हो, 5 बार का, 6 बार का, 7 बार का, 8 बार का, 9 बार का, 10 बार का, तो जेड में कैसे जानेंगे कि किसके इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा, ये जानना पड़ जरूरी है ना। नहीं तो मान लीजिए आप जान रहे हैं कि इन्हीं तीनों में से किसी के बराबर होगा, लेकिन कैसे जानेंगे किसके बराबर होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अगर 3 पे निकाले थे, यम इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे 3, तो 3 पे लिए थे हमारा क्या आ गया था यहाँ से 1 बार एंड 2 बार एंड 0 बार। तो 3 के लिए थे तो 0 बार 1 बार 2 बार, यानी 3 से कम, यानी 3 से कम जितने भी इंटीजर्स हैं 0 को इंक्लूड करके उन सभी का क्या ले लें हम, इक्विवेलेंस क्लास। यानी हम कहाँ से स्टार्ट करें, 0 बार से स्टार्ट करें, 1 बार से, 2 बार से, 3 को छोड़ के, तो इसके बराबर आ रहा था। अब हम बात करते हैं 4 बार का कैसे निकालेंगे, कि अगर 4 बार किसके बराबर होगा तो क्या करना है, 4 बार का इक्विवेलेंस क्लास किसके बराबर होगा। इसके लिए तो ऐसे सर्किल भी बना सकते हैं, सर्किल मेथड। मान लीजिए 0 बार होगा, फिर इसके बाद आते हैं 1 बार होगा, 3 के लिए निकालेंगे तो 3 के लिए 1 बार हुआ, एंड इसके लिए क्या हो जाएगा 2 बार। देखिए 3 के लिए निकालेंगे तो यही आएंगे सारे 0 बार 1 बार एंड 2 बार, 3 से कम। अगर यही कहते हैं 4 बार के लिए तो क्या क्या आएगा हमारा, अगर 4 पे निकालें, 4 बार के लिए नहीं, 4 पे मॉडलो 4 पे, एम इक्वल टू अगर 4 रखें तो एम इक्वल टू, तो यहाँ क्या आएगा 0 बार आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा एंड 3 बार आएगा। ठीक, और तीनों क्या है डिस्टिंक्ट, यहाँ तक आएगा, 4 तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए बना रहे हैं सर्किल, यानी एम इक्वल टू 3 पे बना रहे हैं, एम इक्वल टू किस पे 3 पे। अब इसी सर्किल में घूमते चले आइए, तो 0 बार 1 2, अब इसी बार 0 बार 1 बार 2 बार, अब 0 को 2 बार क्या आएगा हमारा 3 बार। तो आप लोग देखे थे कि 3 बार किसके बराबर आ रहा था, 0 बार के बराबर आ रहा था, तो 0 किसके बराबर हो गया 3 बार। हमने दिखाया था कि जो हमारा 3 बार आया था किसके बराबर आया था 0, यानी 3 का जो इक्विवेलेंस क्लास आया था 0 के बराबर, यानी 3 के बराबर। फिर 4 आएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 बार, फिर 5 बार कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 6 बार यहाँ आएगा, 7 बार यहाँ आएगा, 8 बार यहाँ आएगा, 9 बार यहाँ आएगा, 10 बार यहाँ आएगा, 11 बार यहाँ आएगा। इस तरीके से आप निकालते चले जाएंगे, यानी इन सभी का इक्विवेलेंस क्लास इसके बराबर, इन सभी का इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पर, इनके सबका इक्विवेलेंस क्लास इसके बराबर। तो एक सर्किल मेथड है, इस वजह से आप लोग ले सकते हैं। एंटी क्लॉक वाइज रखिए या क्लॉक वाइज रखिए, तो ऐसे अगर 0 1 2 ऐसे चले हैं तो ऐसे ही घूमेंगे, ऐसा नहीं है 0 पर ऐसे घूम लेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको इसी तरीके से घूमना है। ठीक, अगर 0 के बाद 1 इधर रख रहे हैं 2 इधर रख रहे हैं तो वैसे घूमिएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। एंड दूसरा मेथड है, जैसे 4 बार के लिए निकालना होगा, अगर मेथड एम हम 4 ले रहे हैं तो इसमें 0 बार रखेंगे, 1 बार रखेंगे एंड 2 बार रखेंगे एंड एक और रखेंगे 3 बार रखेंगे, 3 भी रखेंगे, एंड यहाँ एम इक्वल टू 4 पे चल रहे हैं। देखिए ये 4 इक्वल टू चल रहे हैं तो 4 इक्विवेलेंस क्लास मिलेंगे, जितने पर एम इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 ही इक्विवेलेंस क्लास मिलेंगे, लेकिन हम लोग 0 से चल रहे हैं इस वजह से ये 3 तक जा रहा है। ठीक, लेकिन मिलेंगे कितने, 4 ही मिलेंगे इक्विवेलेंस क्लास। तो 4 के लिए करेंगे तो अब 4 के बाद किसके बराबर होगा, 3 का आ गया, तो अगर 4 बार होगा तो 0 के बराबर। वहाँ देखिए 3 बार हुआ था, यहाँ 4 बार, यहाँ पर 5 बार इसके बराबर, यहाँ पर 6 बार, यहाँ 7 बार, यहाँ पर 8 बार, यहाँ पर 9 बार, यहाँ पर 10 बार, यहाँ पर 11 बार। क्लियर, तो इस तरीके से आप लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। तीन सारी मेथड को नोट करिए, फिर एक और मेथड बता दें ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए डिविजिबिलिटी, यानी कि एम इक्वल टू अगर हम 3 पे निकाल रहे हैं तो हमें निकालना है 10 का इक्विवेलेंस क्लास।
10 लिखे हैं कि यहीं इसमें, हाँ लिखे हैं। 10 बार का हमें क्या निकालना है, 10 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो क्या करना है, जिस मॉड्यूलो पे निकाल रहे हैं उसी से 10 में डिवाइड कर देना है, उसी में 10 में डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा, उसका इक्विवेलेंस क्लास होगा। क्लियर है, क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा, उसका इक्विवेलेंस क्लास होगा। क्या होगा, उसी इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा कौन, 10 बार का इक्विवेलेंस क्लास। तो जिसका इक्विवेलेंस क्लास, मान लो 10 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहते हैं और देखना चाहते हैं किसके बराबर है, तो इसको डिवाइड करिए उस मॉडुलो से जिस पे हम लोग यूज कर रहे हैं। 3 मॉडुलो 3 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा, यानी जो भी हमारा शेषफल बचेगा वही क्या होगा, जो होगा बचेगा वही क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा। अब आप लोग जानते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा किससे छोटा होता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइजर से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9, तो 9 से डिवाइड करिए तो किसके बराबर होगा, 9 से डिवाइड करें तो 1, यानी 1 बचा, यानी 1 के बराबर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 मॉडलों पे जो हमारा 10 बार है किसके बराबर, 1 के, तो यहाँ देख रहे हैं 1 के बराबर। तो आप सर्किल मेथड लिख के ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो कितना लिखाएंगे, अगर 100 पे चलेगा तो 100 बार सर्किल में घुमाना चाहेंगे तो दिक्कत आ जाएगी ना। अगर पूछ लीजिए 100 का इक्विवेलेंस क्लास बताइए, अब लिखते रहिए सर्किल में घुमाइए, ऐसा नहीं तो आप लोग इजीली निकाल पाएंगे 3 से डिवाइड करके ना 100 को। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर 3 3 3 जा 9, तो 9 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 1। यानी हम फिर देख पा रहे हैं कि जो 100 का इक्विवेलेंस क्लास है वो किसके बराबर होगा, 1 के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा। क्लियर, क्लियर है। अगर पूछा जाए यम का यम के इक्विवेलेंस, यम का अगर यम बार पे ही पूछ ले इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो यम को यम से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यम को यम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, यम बार जाएगा 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ से क्या जाएगा 0, यहाँ से आएगा 0 बार, यानी यम बार का जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा 0 बार के बराबर आएगा। क्लियर, समझ आ गया। यानी यम इक्वल टू हम ले 9, यम इक्वल टू 9 पे चेक कर रहे हैं कि मॉडुलो 9, तो 9 का जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर है। क्लियर, ये ध्यान रखिए, क्योंकि 9 को 9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर हो गई सबको बातें। और यहाँ से आप ये भी देख पाए हैं, सारी चीज़ें समझते चलिए कि यम इक्वल टू जब हमने 3 लिया था, यम इक्वल टू हमने क्या लिया 3 तो हमें जो इक्विवेलेंस क्लास मिला 0 1 बार एंड 2 बार मिला। अगर यम इक्वल टू हम 4 लेते तो क्या इक्विवेलेंस क्लास मिलता हमें, 0 बार 1 बार एंड 2 बार एंड 3 बार मिलता। अगर यही यम इक्वल टू हम क्या लेते हैं 5 लेते तो हमें इक्विवेलेंस क्लास मिलता 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार एंड 4 बार इक्विवेलेंस क्लास मिलता। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, इक्विवेलेंस क्लास मिलते हैं। ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक। तो अगर ऐसे डॉट डॉट करते चले जाएं, अगर हम पूछे यम का कितना मिलेगा, यम पे यम इक्वल टू यम रखें तब इक्विवेलेंस क्लास क्या मिलेगा हमारा, बताइए फटाक से, बताइए फटाक से। तो यम बार पे यम इक्वल टू यम पे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार एंड डॉट डॉट करके यहाँ पर क्या मिलेगा, यम माइनस 1 बार। क्लियर है, क्योंकि देखिए 5 था तो क्या मिल रहा था 4 बार तक 3 बार तक एंड 2 बार, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 है। अगर पूछा जाए इसमें कितने इक्विवेलेंस मतलब कितने नंबर्स हैं, नंबर इनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर 3 है तो 3 ही आ रहा है, 0 1 2, और यहाँ पर देखिए कितने आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखिए यम माइनस 1 नंबर होंगे और ये कि ए मिल गया, ठीक। तो टोटल कितने हो गए यम, यानी यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो टोटल कितने नंबर्स हैं यम बार में, यहाँ से कितने हैं इक्विवेलेंस क्लास जो आया है यम पे, मॉडुलो यम पे कितने आए हैं, यम यम एलिमेंट आ रहे हैं। इन सभी का अगर सेट बनाया जाए तो क्या मिलेगा हमें, अगर इन सभी इक्विवेलेंस क्लास का क्या कर ले, एक सेट बना लें, जैसे यम इक्वल टू 3, यानी हम इसको क्या बनाए, यम इक्वल टू 3, हम एक सेट बना रहे हैं जिसको जेड यम से डिनोट कर रहे हैं, जेड यम, तो Z3 हम इसको जेड यम से डिनोट करेंगे तो जेड यम, और इन सभी इक्विवेलेंस क्लास का क्या कर रहे हैं हम सेट बना लेते हैं, 0 भी क्या है एक सेट ही है, लेकिन इन सभी सेट का क्या बना रहे हैं हम सेट बना रहे हैं 2 बार एंड 3 बार डॉट डॉट करके क्या बना रहे हैं जेड यम, यहाँ पर क्या होगा यम माइनस 1 बार, इन सभी का क्या बना रहे हैं हम एक सेट बना रहे हैं। जो सेट बना इन सभी एलिमेंट का टोटल सभी इक्विवेलेंस क्लास का जितने भी डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास है, अगर ये सारे के सारे इक्विवेलेंस क्लास इतने इक्विवेलेंस क्लास है, आप जानते हैं कि सारे सारे क्या हैं डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास है जो कि एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। क्लियर, यानी सारे सारे डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास है, यानी इन दोनों में से कोई भी इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट, यानी क्या है डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास है। तो इन सभी डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास का हमने सेट बनाया, तो जो सेट मिला उसी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं जेडएम, इसी को हम कहते हैं जेडएम। तो जेडएम ही डिफाइन करना था जो कि आज हमारा जेडएम डिफाइन हो गया। अब कल हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमारा जेडएम क्या होगा। अब देखिए यम इक्वल टू 3 रखेंगे तो Z3 क्या आएगा, यहाँ से Z3 यम इक्वल टू 3 रखें तो Z3 क्या आएगा हमारा 0 बार 1 बार एंड 2 बार, यम माइनस 1 बार तक जा रहा है, यम माइनस 1 मतलब कि जितना है उससे एक कम, तो यम माइनस 1 यम था तो यम माइनस 1 तक, अगर 3 है तो 3 माइनस 1 तक जाएगा ना, तो रखेंगे 3 माइनस 1 बार तक, तो 3 माइनस 1 बार मतलब 2 बार तक, यानी कहाँ से 0 बार से स्टार्ट होंगे 1 बार एंड 2 बार तक जाएंगे। क्लियर, इस तरीके से। अगर यहीं पर 4 रख दें, Z5 कहें तो कहाँ तक जाना है, 5 रखेंगे तो यहाँ तक क्या जाएगा 4 बार तक जाना है, यानी 0 बार 1 बार एंड 2 बार एंड 3 बार एंड 4 बार। क्लियर, समझ में आ रही है सभी को।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा जेडीएम। तो यहाँ से लिखिएगा नाउ, अब लिखेंगे नाउ जेडीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 बार 1 बार 2 बार एंड 3 बार एंड 4 बार एंड 5 बार एंड डॉट डॉट करके क्या लिखेंगे एम बार, एम माइनस 1 बार। क्लियर। तो ये हमारा हो गया जेडीएम। तो यही डिफाइन करना था। तो इस तरीके से हमने जेडीएम डिफाइन कर दिया कि हमारा जेडीएम क्या होगा। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि जेडीएम में कितने एलिमेंट होंगे, जितना जेडीएम जितनी वैल्यू होगी, एम है जेडीएम है तो इसमें एम नंबर्स होंगे, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें जेडीएम में, तो एम। क्लियर। क्योंकि 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट कितने बार एम माइनस 1 बार। क्लियर हो गया सभी को। किसी को समस्या नहीं है जेडीएम पहचानने में। तो जेडीएम आपसे पूछा जाए, अगर पूछ लिया जाएगा आपसे कि जेड8 बताइए कितना होगा, तो जेड8 में क्या होगा 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार एंड 4 बार एंड 6 बार एंड 7 बार। 8 बार नहीं होगा क्योंकि 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 बार। अब इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है 8, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ छूट रहा है क्या, 2 4 5 छूट गया, यहाँ 5 बार एंड 6 7 8 7। क्लियर है बातें सबको। तो ये हमारा क्या हो गया जेडीएम यानी जेड8 हो गया। क्लियर। तो चलिए इस तरीके से हमारा क्या हो गया जेडीएट डिफाइन हो गया जेडीएम। और कल हम इस पर चर्चा करेंगे। इस पर जो हम बाइनरी ऑपरेशन लेंगे, एक प्लस लेंगे सर्कुलर प्लस, तो जो हमारा प्लस है किस तरीके से वर्क करेगा उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। एंड इसके साथ ही जैसे ही बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन कर लेंगे जेडीएम पे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा जेडीएम है वो प्लस के साथ क्या है, अबेलियन ग्रुप है कि नहीं, ये पूछा जाता है, ऐसा ध्यान रखिएगा। अबेलियन ग्रुप कल दिखाएंगे, अबेलियन ग्रुप उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अबेलियन ग्रुप है कि नहीं, अगर अबेलियन ग्रुप नहीं है तो क्या है, ग्रुप है तो ग्रुप है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, समझ में आ गया सभी को। तो कल प्लस पे देखेंगे, फिर देखेंगे कि जो हमारा जेडीएम है, जेडीएम पे प्लस डिफाइन करेंगे, सर्कुलर प्लस कहते हैं इसको, और इसी पे सर्कुलर डॉट भी करेंगे, तो एक डॉट बना के, ताकि हमें पता चले जो हम लोग प्लस यूज करते हैं, जैसे 2 + 2 यूज करते हैं तो 4 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से होगा, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है, एक सेट है। 0 पर क्या है, एक सेट है, इक्विवेलेंस क्लास क्या है, एक सेट है। 1 भी क्या है, एक सेट है, 1 बार क्या है, एक सेट है। इस तरीके का ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर कल डिफाइन करेंगे प्लस एंड सर्कुलर डॉट, और इस पर चर्चा करेंगे कि क्या जेडीएम जो है हमारा सर्कुलर प्लस एंड जेडीएम हमारा जो सर्कुलर डॉट के साथ है वो अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। क्लियर। तो कल के लेक्चर में यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और बाकी लोग जो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप SANJEETMATHS48, सॉरी कैपिटल में थोड़ा बड़ा लिखते हैं, SAN सारे स्मॉल में रहेंगे, EETMATHS79 फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए एंड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अब हो सकता है कि सारे लेक्चर वहीं मिले एप्लीकेशन पे। तो विजय धनुष लर्निंग ऐप। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए जिनको भी कॉन्टैक्ट करना है वीडियो से रिलेटेड कि कैसे परचेज कर सकते हैं, तो उसके लिए तो 88 080 23 920 एंड दूसरा 99 36 53 14 53। किन्हीं दोनों नंबर से एक नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, तो आपको बता दिया जाएगा कि आप वीडियो लेक्चर कैसे ले सकते हैं। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सारी चीज़ें समझ में आई सभी को। आप लोग बताइएगा कि कितने लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।